This call is now being recorded. गुड इवनिंग साक्षी। बीमार थी, आज कैसी हो? ओके, आज ठीक है। ओके, मेरी आवाज क्लियर है एवरीवन? फाइन। जया, लेक्चर्स कैसे कवर करोगी? अभी देखूंगी। अच्छा, ओके। चलो, सो कैन वी स्टार्ट एवरीवन? यस। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है ये देखने से पहले, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और अभी तक जो हम कर रहे थे वो था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? डिफरेंस देखते हैं एंड देन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही थी वो देखते हैं, ठीक है? सो स्टैटिक एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ये फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ। यस, फॉन्ट विजिबल है एवरीवन? यस। तो स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी में बस एक ही डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? जनरली ऐसे कहा जाता है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, वेयरएज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। एज यू ऑल नो, कंपाइलेशन प्रोसेस में सिर्फ क्या होता है, इंग्लिश अलाइक कोड को हम बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन हम मेमोरी कैसे एलोकेट कर सकते हैं? करेक्ट। मेमोरी एलोकेट होने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन रन करना होगा, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तभी तो वो रैम पे लोड होगा। रैम पे लोड होने के बाद ही तो मेमोरी एलोकेट होगी। कंप्लीटली डिपेंडेंट प्रोसेस है। और अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन रन करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने पास बाइनरी फाइल रेडी होना जरूरी है, जो हमें मिलेगी कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है? सो ये सेंटेंस जो है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कंपाइल टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो या फिर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो, हमें जो मेमोरी एलोकेट होती है रैम पे, अपने मेमोरी डायग्राम में जो हम मेमोरी एलोकेटेड देखते हैं, ये मेमोरी हमें रन टाइम पे ही एलोकेट होती है इन बोथ द केसेस, रन स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? मेमोरी will be allocated at the runtime only in both the cases, in both the cases। ठीक है? ये सेंटेंस सबको क्लियर है क्या एवरीवन? हाँ, आपके थम्स अप मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में ही रिप्लाई करना। यस। तो फिर इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस होता क्या है, लेट अस सी दैट। तो मेमोरी एलोकेट तो रन टाइम पे होगी, इसकी क्लैरिटी मिल गई। फिर स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस एक ही है, एंड दैट डिफरेंस इज जो मेमोरी हमें एलोकेट होती है, सो नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड इन मेमोरी, इसका जो कैलकुलेशन होता है ये कैलकुलेशन डिपेंड करता है। इफ वी आर एलोकेटिंग स्टैटिक मेमोरी, इफ देयर इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, तो नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड, ये जो कैलकुलेशन है ये कंपाइल टाइम पे ही होता है। सो इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, in static
memory allocation, number of bytes required is calculated at the compile time only. ठीक है, in static memory allocation number of bytes required are calculated at the runtime, at the compile time. इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना स्टैटिक एरे. अभी तक आप इंटीजर एरे डिक्लेयर कर रहे थे. सो डेटा टाइप ऑफ elements which we are storing in the array is integer, name of array is arr and size of array is 5. ऐसा ही कुछ आप कर रहे थे, int arr of size 5. तो कंपाइल टाइम पे आपने साइज बता दी ना कि रिक्वायर्ड साइज इज 5 या हमें 5 इंटीजर एलिमेंट स्टोर करने. तो ये जो कैलकुलेशन है नंबर ऑफ बाइट्स जो लगने वाले हैं, इसका कैलकुलेशन कंपाइल टाइम पे ही हो जाएगा कि 5 एलिमेंट्स चाहिए, इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पे इंटू 4 कर दो. सो टोटल रिक्वायर्ड मेमोरी इज 20. ओके, ये अपना कंपाइल टाइम पे ही हो जाएगा. तो 20 बाइट्स लगने वाले. ये जो कैलकुलेशन है ये आपने कब किया? कंपाइल टाइम पे. देन व्हाट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिंपल है. इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड इज कैलकुलेटेड एट द रन टाइम, क्योंकि रन टाइम पे पता चलेगा एरे की साइज क्या है. सो इन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन number of bytes required will be calculated at runtime. ओके, तो अब इस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में रन टाइम पे आपको पता चलेगा कि भाई एरे की साइज क्या है. जैसे कि आप में से आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया होगा. इंटीजर n, फिर आप विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ n वेरिएबल की वैल्यू स्कैन कर रहे हो. स्कैन एफ %d देन %n. तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो साइज है, एरे की जो साइज है ये यूजर से एक्सेप्ट कर ली. एंड देन यू आर डिफाइनिंग एरे दैट इज इंटीजर arr ऑफ साइज n. ये किया है आपने. यस राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आप में से किया होगा कि सबसे पहले हम यूजर से जो साइज है वो एक्सेप्ट करेंगे एंड देन एरे साइज मिलने के बाद उतने साइज का एरे हम क्रिएट करेंगे. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके n वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे पता चलेगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n. देन आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल n वेरिएबल की वैल्यू आपको यूजर ने दी समथिंग 3, तो रन टाइम पे वैल्यू मिल गई. फिर रन टाइम पे आपका कैलकुलेशन होगा 3 into 4 एंड आंसर विल बी 12. ये रन टाइम पे हुआ, राइट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. तो कितने मेमोरी बाइट्स हमें एलोकेट करने हैं ये अगर कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाता है देन इट विल बी नोन एज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. यही अगर हमें रन टाइम पे पता चलेगा देन इट विल बी कंसिडर्ड एज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. डिफरेंस क्लियर है? इन बोथ द केसेस मेमोरी एलोकेशन विल बी डन. बस कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कितनी करनी चाहिए, ये जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ डिफर करता है कंपाइल टाइम पे होगा या रन टाइम पे होगा. यस, तो अभी तक हम जो एरे डिक्लेयर करते आ रहे थे वो स्टैटिक एरे थे. अब स्टैटिक एरे के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है वो थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर लेते हैं. तो मैं डिक्टेट करती हूँ तो आप लिख लोगे. एवरीवन, प्रॉब्लम्स विद स्टैटिक एरे. यस, so please write it down. Problem with static array is it requires the size in bracket allocation count. It requires the size that is allocation count at compile time.
and does not allow and does not allow the allocation at runtime and does not allow the allocation at runtime. मतलब मैंने एक बार अगर इंटीजर ARR ऑफ साइज 5 डिक्लेयर कर दिया तो रन टाइम पे मैं 5 का 10 नहीं कर सकते. That's simply what they want to say. So it requires the size, that is allocation count, at compile time and does not allow the allocation at runtime. Then second point, it always allocates the memory. It always allocates the memory on stack. On stack. Or we can say, the array which gets memory, the array which gets memory on stack. The array which gets memory on stack is known as static array. The array which gets memory on stack is known as static array. And stack memory not shared. Stack memory is not shared. SHARED. Stack memory is not shared, which leads to another problem. ये दोनों पॉइंट्स अगर हो गए हैं तो प्लीज टाइप डी इन चैट बॉक्स. और अगर अपनी चैट बॉक्स में ही ये सारे पॉइंट्स टाइप किए हैं तो वेल एंड गुड. ओके सौम्या. ओके प्राजक्ता. परफेक्ट निखिल. Is not shared, which leads to another problem. Nikhil. And stack memory is not shared, which leads to another problem. Perfect. Yes. So next, solution to static array problem is. अब ये static array का problem हमने देख लिया. अब मेमोरी शेयर नहीं होती है मतलब क्या वगैरह ये सब हम इन डिटेल देखते हैं. पहले ये लिख के लो, फिर मैं हर एक सेंटेंस का मीनिंग आपको क्लियर करवा देती. So yes, next point, solution to static array problem is. Solution to static array problem is heap memory. HEAP, heap memory, which is shared memory. Solution to static array problem is heap memory, which is shared memory, which also allows dynamic array allocation, which also allows dynamic array allocation using built-in function, that is malloc. Using built-in function malloc. Done, everyone? Perfect. So अपनी स्टैटिक एरे प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज हीप मेमोरी. और हीप पे अगर हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उस मेमोरी को हम डायनेमिकली
मैनेज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। सो ये कंप्लीटली अपने हाथ में होता है, सब कह सकते हो। प्लस पॉइंट ये है कि हीप मेमोरी इज अ शेयर्ड मेमोरी। तो मेमोरी अगर शेयर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होती है वो हम देखेंगे, तो शेयर्ड मेमोरी क्यों जरूरी है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यस। नाउ लेट अस सी हाउ मैलॉक वर्क्स। तो ये जो मैलॉक फंक्शन है जो हम देखने वाले हैं, ये काम कैसे करेगा। सो प्लीज राइट इट डाउन। मैलॉक रिसीव्स malloc receives the number of bytes. Voice break. Am I audible, everyone? हेलो, आवाज क्लियर है मेरी? यस। आकाश एक बार प्लीज रिजॉइन करो। कौन था? आकाश ही था। यस। बीच बीच में होता है। नहीं नहीं, बीच में मैं शांत बैठी होगी। डोंट वरी। सो यस, एवरीवन राइट इट डाउन। malloc receives number of bytes. malloc receives number of bytes as input, as input. You can write it like this, क्योंकि नंबर ऑफ बाइट्स जब हम बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ बाइट्स तो कंप्लीट इंटीजर वैल्यू ही रहेगी, राइट। फ्लोट को कितने बाइट्स लगते हैं? 2.5 बाइट्स। ऐसे अभी तक हमने कभी सुना है क्या? पॉइंट में कभी भी बाइट्स एलोकेट होते हैं क्या? नो। दैट्स व्हाई जब हम कहते हैं मैलॉक रिसीव्स द नंबर ऑफ बाइट्स एज ए इनपुट, दैट मीन्स मैलॉक की एक फंक्शन है। अभी हमने ऊपर लिखा बिल्ट इन फंक्शन। तो फंक्शन को अगर कोई तो वैल्यू एज अ इनपुट मिल रही है, दैट इज नथिंग बट पैरामीटर। ऊपर से उसे एज ए इनपुट क्या मिल रहा है? टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। तो नंबर ऑफ बाइट्स विल बी ऑलवेज इन द इंटीजर फॉर्म। So malloc receives the number of bytes as input, in bracket please write it down integer, and and allocates those many number of bytes, and allocates those many number of bytes sequentially, allocates those many number of bytes sequentially on heap, allocates those many bytes sequentially on heap, and returns the base address of allocated memory, and returns base address of allocated memory in void pointer, in void pointer. So basically यहाँ पे हमने सिंपली malloc फंक्शन का डिक्लेरेशन एक्सप्लेन किया है, ऐसा आप कह सकते हो। फंक्शन नेम इज malloc. It receives parameter, that is number of bytes required. तो नंबर ऑफ बाइट्स तो हमें इंटीजर में ही मिलेंगे। सो एक ही पैरामीटर ये रिसीव करता है, या इसे एक ही पैरामीटर की जरूरत है, दैट इज इंटीजर। ये मैलॉक फंक्शन हमने जितने नंबर ऑफ बाइट्स बोले हैं उतने नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेट करेगा, और उस जो भी नंबर ऑफ बाइट्स उसने एलोकेट किए हैं वो सिक्वेंशियली रहेंगे। इट इज सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एरे असाइन कर रहा है, एरे डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो आपके इंटीजर एरे के लिए इसने मेमोरी एलोकेट कर दी है। अब ये आपको रिटर्न क्या करेगा? जस्ट अ मिनट है साक्षी। मैलॉक फंक्शन को आप एज अ पैरामीटर टोटल नंबर ऑफ बाइट्स शेयर करते हो, सेंड करते हो। जितने नंबर ऑफ बाइट्स आपने इसे बताए हैं उतने नंबर ऑफ बाइट्स मैलॉक फंक्शन सिक्वेंशियली असाइन करता है। ठीक है। अब ये सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन जहां से स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टार्टिंग एड्रेस ये मैलॉक फंक्शन रिटर्न करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, मैलॉक फंक्शन इंटीजर टाइप के डेटा के लिए भी सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेट कर सकता है।
कैरेक्टर के लिए भी कर सकता है, डबल के लिए भी कर सकता है, फ्लोट के लिए भी कर सकता है। तो आपको फिक्स रिटर्न टाइप पता नहीं है, और इसलिए मैलॉक का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है वॉइड पॉइंटर। सो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉक फंक्शन इज वॉइड पॉइंटर। पॉइंटर चाहिए क्योंकि एड्रेस रिटर्न कर रहा है, वॉइड लिखा है क्योंकि हमें पॉइंटर का एग्जैक्ट टाइप पता नहीं है, क्योंकि ये मैलॉक फंक्शन इंटीजर के लिए भी वैल्यू असाइन कर, सॉरी, इंटीजर के लिए भी मेमोरी एलोकेट कर सकता है, कैरेक्टर्स के लिए भी कर सकता है, डबल के लिए भी कर सकता है, फ्लोट के लिए भी कर सकता है। क्लियर है? बस ये डिक्लेरेशन का एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर लिखा। यस साक्षी, इज इट क्लियर? ओके साक्षी, चल, तो आगे का पॉइंट स्टार्ट करें। ये मैलॉक एग्जैक्टली कैसे मेमोरी एलोकेट करता है, कहाँ पे करता है, शेयर्ड मेमोरी का फायदा क्या है? यस, ओके, चलो। आई थिंक कंपाइलर विल बी द बेस्ट। सो यस, हैश इंक्लूड stdio.h void main। तो यहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट तो मिल गया। लेट अस सी आगे का जर्नी क्या होने वाला है। तो बेसिकली अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक एरे क्रिएट कर रहे थे, इंटीजर ARR ऑफ साइज 5, और अपना एरे बन गया। बस अब मेरी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एरे तो क्रिएट करना है, लेकिन ये एरे जो मैं मेन फंक्शन में क्रिएट कर रही थी, वो मुझे मेन में नहीं किसी दूसरे फंक्शन से क्रिएट करके चाहिए। ठीक है? सो आई एम गोइंग टू राइट वन फंक्शन which will give me created array. So my function name will be create array. ठीक है? रिक्वायरमेंट क्लियर है एवरीवन? अभी तक हम सिर्फ इंटीजर ARR ऑफ साइज 5 कर रहे थे। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे, उस फंक्शन की हेल्प से हमें एरे क्रिएट करके मिलेगा। अब हम बोल रहे हैं कि एरे क्रिएट करके दो, तो कितने साइज का एरे चाहिए ये भी तो बताना चाहिए। सो लेट अस टेक वन वेरिएबल इंटीजर n, देन printf enter the size of array with the help of scanf, scan the value %d ampersand n। हाँ, ये पाइथन सी एक ऐसे स्विच करते समय सेमीकोलन रह जाएगा, तो मुझे प्लीज याद करके देना कि सेमीकोलन रह गया है। ठीक है? चलो ठीक है। सो एंटर द साइज ऑफ एरे, हमने एरे की साइज स्कैन कर ली। अब हमें कितने साइज का एरे चाहिए ये हमने इस क्रिएट एरे फंक्शन को बता दिया। ओह थैंक यू। यस, चलो। सो लेट अस डिफाइन द क्रिएट एरे फंक्शन। क्रिएट एरे इंटीजर n, तो n वेरिएबल की हेल्प से हमने नंबर ऑफ साइज, सॉरी, एरे की जो साइज है वो रिसीव कर ली। सो आई विल सिंपली क्रिएट इंटीजर ARR ऑफ साइज n। ओके, हमने एक एरे क्रिएट किया ARR जिसकी साइज है n। अब इस क्रिएट एरे फंक्शन का काम क्या था? सिर्फ एरे क्रिएट करना। जैसे ही एरे क्रिएट करके हो जाता है, अपना नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा? रिटर्न ARR। करेक्ट है? बट एरे नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट? Base address. Then what should be the return type of create array function?
There you go. Return type of create array function will be integer pointer. Perfect. अगर आप यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हो तो उसे रिसीव भी करना चाहिए. सो लेट अस रिसीव इंटीजर पॉइंटर ptr इज इक्वल्स टू. तो क्रिएट एरे फंक्शन हमें एक एरे क्रिएट करके देगा. एरे क्रिएट होने के बाद उसका बेस एड्रेस हम रिटर्न करेंगे जो हम विद द हेल्प ऑफ ptr वेरिएबल रिसीव करेंगे. कोड सबको क्लियर है? Yes, everyone. Let us see the memory diagram. हाँ, वो वहां पे टाइप करने का रीजन एक ही था. यहाँ पे वो बहुत ही तंग करता है. बीच में ही वो कैपिटल लेटर्स वगैरह कर देता है. स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है. अब सबसे पहले एंट्री पॉइंट विल बी मेन फंक्शन. तो कहाँ पे है भाई तू? एक मिनट. मैंने वैकॉम क्रिएट कनेक्ट ही नहीं किया और मैं वैकॉम पे लिख रही हूँ और सोच रही हूँ कि यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा. चलो. यस. सो एज यूजुअल आवर एंट्री पॉइंट विल बी मेन फंक्शन. तो यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी. मेन फंक्शन में एंट्री करते ही सबसे पहले हमने इंटीजर n ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया. सो n वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. देन इनिशियली यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रहेगी क्योंकि हमने सिर्फ डिक्लेयर किया था. फिर यूजर यहाँ पे साइज एंटर करेगा. सो यूजर ने साइज बताई है 5. तो n वेरिएबल की साइज है 5. देन ऑन द फोर्थ लाइन वी आर कॉलिंग क्रिएट एरे फंक्शन. ओके. तो यहाँ पे क्रिएट एरे फंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी. इसे एज अ पैरामीटर हमने n वेरिएबल की वैल्यू पास की थी. तो n वेरिएबल की जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास की थी वो बिटवाइज कॉपी होके अपने क्रिएट एरे फंक्शन के n वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी. सो वैल्यू ऑफ n इज 5 जो यहाँ पे कॉपी हो गई. आफ्टर दैट वी आर क्रिएटिंग वन एरे इंटीजर arr ऑफ साइज n. तो हम 5 साइज का एरे क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे अपना arr ये एरे क्रिएट हो गया जिसकी एरे साइज है 5. इंटीजर टाइप का एरे है. सो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स विल बी 20. करेक्ट. और इसका समथिंग स्टार्टिंग एड्रेस है 2000. अब हमने नेक्स्ट लाइन पे ही क्या किया, हमने बोल दिया रिटर्न arr. जब हम बोलते हैं रिटर्न arr, एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस. तो अपने क्रिएट एरे इस फंक्शन की स्टैक फ्रेम से क्या रिटर्न हुआ था? अपने एरे का बेस एड्रेस दैट इज 2000. और ये 2000 हमने किस में रिसीव किया था? इंटीजर पॉइंटर ptr वेरिएबल. तो ये है आपका ptr वेरिएबल. इसमें आपने ये 2000 स्टोर कर लिया जो आपके डमी में आया था. जैसे ही हम कोई भी वैल्यू रिटर्न करते हैं अपनी स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगी. सो क्रिएट एरे फंक्शन की ये जो स्टैक फ्रेम है इट विल गेट वैनिश्ड. करेक्ट है? यस एवरीवन. यस. अब इंटरेस्टिंगली यस प्रणव, एनी क्वेश्चन? नो मैम. ओके. अब इंटरेस्टिंगली आपके ptr वेरिएबल के पास आपके एरे का बेस एड्रेस है विच इज 2000. लेकिन ये मेमोरी लोकेशन कौन से फंक्शन की स्टैक फ्रेम में था? 2000 ये बेस एड्रेस कौन से फंक्शन की स्टैक फ्रेम में था? क्रिएट एरे. क्रिएट एरे इस फंक्शन की स्टैक फ्रेम में जो भी एलोकेटेड मेमोरी थी वो एलोकेटेड मेमोरी अब प्रेजेंट है क्या? Is there any valid memory allocation present in create array function और create array function की stack frame? No. जैसे ही हमने वैल्यू रिटर्न की उस स्टैक फ्रेम में जो भी वैलिड मेमोरी थी वो डीएलोकेट हो गई, वैनिश हो गई.
तो अब आपके पॉइंटर के पास वैलिड बेस एड्रेस तो है, आपके पॉइंटर वेरिएबल के पास वैलिड एड्रेस है क्या? यस। लेकिन उस वैलिड एड्रेस पे आपके हक की कोई भी मेमोरी प्रेजेंट है क्या? नो। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो हमने स्टैटिक एरे का प्रॉब्लम देखा कि स्टैटिक एरे को मेमोरी कहाँ पे मिलती है? स्टैक पे। स्टैक फ्रेम पे जो मेमोरी होती है वो शेयर्ड नहीं होती। अब क्रिएट एरे इस फंक्शन के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, जो स्टैक फ्रेम एलोकेट हुई थी, वो सिर्फ क्रिएट एरे के लिए ही थी। वो स्टैक फ्रेम आपका मेन एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं। जैसे ही आपकी स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगी, वो सारा डेटा वैनिश हो जाएगा, जो भी मेमोरी एलोकेट हुई थी वो वैनिश हो जाएगी। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है, आपके पॉइंटर के पास वैलिड एड्रेस है, लेकिन उस एड्रेस पे कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो मेमोरी वैनिश हो गई है। एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंटर इज नोन एज डैंगलिंग पॉइंटर। तो जो हमने लास्ट लाइन लिखी थी, विच लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम, दैट अनदर प्रॉब्लम इज नथिंग बट डैंगलिंग पॉइंटर। ओके, सो राइट डाउन what is dangling pointer. In dangling pointer, pointer variable has pointer variable has valid base address, but there is no data present on that address. There is no data present on that address. In other words, you can say pointer pointing at deallocated memory, pointer pointing at deallocated memory is known as dangling pointer. What is dangling pointer? Clear है everyone? अब इसी बहाने मुझे बताओ, और एक टाइप का पॉइंटर होता है, वो कौन से टाइप का पॉइंटर है? Which type of pointer is that? वाइल्ड पॉइंटर। और वाइल्ड पॉइंटर क्या करता है? Yes, correct. It is wild pointer. What it does? Unauthorized access. ठीक है। And what is wild pointer? हाँ, तो डिफाइन कैसे करोगी प्राजक्ता आप उससे? Stores address of another variable which is not present in stack. स्टैक पे वो वेरिएबल नहीं है लेकिन उसका एड्रेस है, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा निखिल? वो तो डैंगलिंग पॉइंटर है ना। डज नॉट हैव वैलिड एड्रेस, और उसके पास वैलिड एड्रेस क्यों नहीं है सौम्या? तुझे गारंटी है क्या निखिल, तेरे इमेजिनेशन में जो क्रश है, जो लाइफ पार्टनर है, वो तुझे श्योर शॉट मिलेगी?
तो तू गारंटी के साथ बता सकता है? अच्छा, यस बोल रहा है। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, मिलने के बाद पता चलेगा तुझे। ठीक है। यस। हाँ, तो वाइल्ड पॉइंटर के पास जो एड्रेस है, नॉट नेसेसरी कि वो एग्जिस्ट करेगा। निखिल, हम फिर से मिलेंगे, डोंट वरी, कुछ सालों के बाद। हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज वाइल्ड पॉइंटर एवरीवन? मैंने इतना ज्ञान झाड़ा है कि रिवीजन क्यों जरूरी है, रिवीजन कैसे करनी है। कुछ फायदा नहीं है, हम कुछ नहीं देखने वाले। आप सिर्फ आओ, भजन गा के चले जाओ, है ना? 19-20 का फर्क मैंने तुझे तुझे ही बताया था निखिल, मैंने। इंटरव्यूअर को नहीं बोल सकते 19-20 का तो फर्क है। नहीं चलेगा वहां पे। मामा मासी का फर्क। ठीक है। डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। ओके प्रणव, so can we say pointer which is not initialized is known as wild pointer? करेक्ट है ना? पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से हमने इनिशियलाइज नहीं किया। अब स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन मिलना, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? वैलिड लोकेशन इनिशियलाइज करना या असाइन करना। Pointer that has not been initialized to a specific memory location before it is used. Perfect. वाइल्ड पॉइंटर और डैंगलिंग पॉइंटर में डिफरेंस क्या है? निखिल, ठीक है। तू तू लाइफ पार्टनर भी गूगल पे ही ढूंढ, ठीक है? हाँ, लेकिन वहां पे चांसेस कम है, मतलब गूगल नहीं हेल्प करेगा। तुझे कुछ अदर एप्लीकेशंस यूज करने होंगे। तू वही यूज कर अब। ये कहना नहीं था आकाश, ये बोलना नहीं था, ये समझना था। ओके, चलो। सो स्टैटिक एरे से प्रॉब्लम क्या है, वो क्लियर हो गया। स्टैटिक एरे कौन से प्रॉब्लम को लीड करता है, वो क्लियर हो गया। So let us see how to create dynamic array and how to allocate the memory on heap. तो अगर हमें हीप पे मेमोरी एलोकेट करनी है, सो वी हैव टू यूज मैलॉक। अब ये मैलॉक कैसे यूज करते हैं, लेट अस सी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, हम ये ऐसे ही रखेंगे। तो क्रिएट एरे फंक्शन ही हमें एरे क्रिएट करके देगा, लेकिन अब हम स्टैटिक एरे क्रिएट नहीं करेंगे। नाउ वी विल क्रिएट डायनामिक एरे। तो डायनामिक एरे क्रिएट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज मैलॉक। इसका एक और रीजन है, मैलॉक की हेल्प से हम जो एरे क्रिएट करते हैं वो हीप पे होता है। हीप इज अ शेयर्ड मेमोरी, और हीप शेयर्ड मेमोरी होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। डैंगलिंग पॉइंटर का प्रॉब्लम भी नहीं आता। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब ये मैलॉक फंक्शन एक ही पैरामीटर लेता है, और उसे इंटीजर टाइप का पैरामीटर या इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए एज अ पैरामीटर। अब हमें टोटल एलिमेंट्स कितने असाइन करने हैं? n। ठीक है, तो n वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट हमें इतना पता है कि जो एरे हमें क्रिएट करना है वहां पे इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। एज वी ऑल नो, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए कितने नंबर ऑफ बाइट्स लगते हैं? हाउ मेनी बाइट्स वी रिक्वायर्ड टू क्रिएट, सॉरी, टू स्टोर इंटीजर वैल्यू? 4 बाइट्स। तो अगर हमें n इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमें कितनी मेमोरी बाइट लगेगी?
अगर मुझे n इंटीजर स्टोर करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने चाहिए? परफेक्ट, n into 4, correct everyone? Yes, that's why we are writing malloc n into 4. अब ये malloc फंक्शन हमारे एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा और फिर उसका जो बेस एड्रेस है वो रिटर्न करेगा। अगर आपको बेस एड्रेस रिटर्न करके मिल रहा है तो उसे रिसीव करने के लिए आपके पास जो वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल भी कौन से टाइप का चाहिए? पॉइंटर टाइप का। देन जो एरे हम क्रिएट कर रहे हैं वो एरे इंटीजर के लिए है, दैट्स व्हाई टाइप ऑफ पॉइंटर विल बी इंटीजर। यहां तक क्लियर है? इंटीजर पॉइंटर ARR इज इक्वल्स टू मैलॉक इन ब्रैकेट हमने n इंटू 4 क्यों लिखा है? यहां तक प्रोसेस क्लियर है एवरीवन? यस, बट एज वी ऑल नो मैलॉक का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या है? What is the default return type of malloc? Void pointer. और void pointer की स्ट्रेंथ क्या है? 0। तो इंटीजर वैल्यूज एक्सेस हो सकते हैं क्या void pointer से? नो। परफेक्ट। तो पहले क्या था, प्रीवियसली जो कंपाइलर्स हम यूज करते थे वो कंपाइलर्स void पॉइंटर को डायरेक्टली इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर पॉइंटर ARR, लेकिन मैलॉक का रिटर्न टाइप है void पॉइंटर। तो void पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज टाइप कास्टिंग। टाइप चेंज करना इज नथिंग बट टाइप कास्टिंग। परफेक्ट, C99 कंपाइलर्स। ठीक है, तो प्रीवियस कंपाइलर्स वेर नॉट एबल टू कन्वर्ट वन टाइप इनटू अनदर, लेकिन अभी जो हम कंपाइलर्स यूज कर रहे हैं वो कंपाइलर्स बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड है। तो आपके मैलॉक फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप void पॉइंटर है। मैंने यहाँ पे अगर इंटीजर पॉइंटर लिखा है तो इम्प्लिसिटली void पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट कर लेता है अपना कंपाइलर खुद। लेकिन एज अ जनरलाइज सिंटैक्स हम यहाँ पे कास्टिंग खुद से करेंगे। तो अगर एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हमें चेंज करना है, जैसे कि मैलॉक का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप है void पॉइंटर, आई वांट टू कास्ट इट इनटू इंटीजर पॉइंटर, आई जस्ट हैव टू राइट इंटीजर पॉइंटर इन ब्रैकेट। तो ये जो मैलॉक हमें बेस एड्रेस रिटर्न करेगा which is of void pointer type, it will be converted into integer pointer. क्लियर है? यस। तो अब हमें एड्रेस मिल गया, बेस एड्रेस। वी विल जस्ट रिटर्न दैट बेस एड्रेस फ्रॉम द स्टैक फ्रेम इन रिटर्न ARR, जो हम इंटीजर पॉइंटर PTR में रिसीव करेंगे। ठीक है, अब ये मेमोरी डायग्राम और हीप पे एलोकेशन कैसे होता है एंड हीप इज नोन एज शेयर्ड मेमोरी ऐसा क्यों है, ये सब हम विद द हेल्प ऑफ मेमोरी डायग्राम कल देखेंगे। ओके, बिकॉज हाँ, चेतन सर आए हैं। चेतन सर आपके साथ आप भी मेंटर टॉक करेंगे। ठीक है, अब ये जो Good मेंटर टॉक evening, होता है everyone. रिकॉर्ड नहीं होता है, सो यू कैन टेल एवरीथिंग वॉट एवर टू चेतन सर। Good evening, everyone. How are सर you? एक मिनट था, Sure. यस, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर